हेलो एवरीवन, here is Fatima Media lecture और आज हमें डिस्कस करनी है लिमिटेशंस, प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आयरन एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस को। लिमिटेशंस अगर देखा जाए सिंपल टर्म्स में, इसका मीनिंग देखा जाए तो हर चीज़ जो होती है उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी कमी होती है जो हर चीज़ में होती है। ठीक है, तो यही बात है कि हर चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते आराम एक्सरसाइज से, पर वो उसकी लिमिटेशंस कहलाती हैं। ठीक है, अगर आप पैसिव आराम एक्सरसाइज से कुछ अचीव नहीं कर सकते तो उसकी लिमिटेशंस हैं। अगर आप एक्टिव आराम एक्सरसाइज से कुछ चीज़ें अचीव नहीं कर सकते तो वो उसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने पॉइंट बताया वो आपको कहा कि ट्रू पैसिव रिलैक्स आर1 जो है ना वो आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, देखो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और उसकी ये वजह होना क्या है, मतलब आपको मैं कैसे समझाऊँ कि आप ये देखो हर सिचुएशन आइडियल हो ही नहीं सकती। एक तो आपके पास पेशेंट ऑलरेडी डिफरेंट कंडीशंस के साथ आएगा, विद दैट हर पर्सन की कोई स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं, किसी में फिजियोलॉजिकल आ रही होती है, किसी में कोई और डिजीजेस साथ चल रहे होंगे, कोई और इश्यूज होंगे। तो आप आइडियल पैसिव मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते जो आपको नॉर्मली बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि ये आइडियल रिलैक्स फॉर्म में आ रहा है, मैं परफॉर्म करवाऊँगी। ठीक है, सो पैसिव में अगर आप परफॉर्म करवाओगे तो वो रिलैक्स फॉर्म नहीं होगी। समटाइम्स पेशेंट इरिटेट भी होता है स्टार्टिंग में। आफ्टर दैट जब आप देखते हो कि हाँ अब थोड़ी सी अचीव होना स्टार्ट हुई है, फिर कुछ रिलैक्सेशन का फेज आता है, वो भी बहुत लेटर स्टेजेस पे जब आप एक्टिव असिस्टेड की तरफ जाने वाले होते हो या एक्टिव मोशंस परफॉर्म करवाने वाले होते हो। ठीक है, तो दैट मसल जो होता है इनोवेट करता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा मसल इनोवेट करता है या पेशेंट कॉन्शियस है तो ये इसके साथ भी बहुत मुश्किल हो जाता है आपको अचीव करवाना, क्योंकि पेशेंट की इस सेल्फ टॉलरेंस कितनी है वो भी, और पेशेंट इटसेल्फ रेजिस्ट करेगा आपकी मूवमेंट को। ठीक है, अगर पेशेंट नॉर्मली एक्टिव का कॉन्शियस है। और मसल के जो अगर इश्यूज के साथ साथ जो इसकी नर्व्स है उसमें भी इश्यूज हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है पैसे मूवमेंट को अचीव करवाना। ठीक है, अच्छा अब मेजरली उन्होंने कहा पैसे मोशन डज नॉट, क्या नहीं कर सकता, क्या इसकी ऐसी प्रिवेंशन, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लिमिटेशंस मेजर नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो प्रिवेंट नहीं कर सकता मसल एट्रोफी को। आप एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये बहुत मेजर बात है और बहुत से लोगों को ये लगता है कि पैसिव आरओएम से आप मसल की एट्रोफी को प्रिवेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मसल की एट्रोफी को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। हाँ, आप उसका प्रोसेस स्लो कर सकते हो पर आप उसकी प्रिवेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, मसल एट्रोफी की प्रिवेंशन नहीं हो सकती जब तक कि आप प्रॉपरली पेशेंट के मसल्स को एक्टिवेट नहीं कर देते, वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं करती, मसल की एट्रोफी को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है, विद दैट अगर स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस अचीव करवानी है तो आप आराम एक्सरसाइज से वैसे ही नहीं करवा सकते। ठीक है, स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस के लिए हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें चाहिए होती है कोई ना कोई वेट लोड जिसकी बेसिस पे आप करवा रहे हो। आराम एक्सरसाइज से आप स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप इसको असिस्ट तो कर सकते सर्कुलेशन में, नो डाउट पैसे मूवमेंट बहुत इफेक्टिव होती है आपके पास असिस्ट करने के लिए आपकी सर्कुलेशन। ठीक है, हमें पता है, हम स्टार्टिंग में हर पेशेंट को गाइड करते हैं पैसे मूवमेंट्स, नो मैटर व्हाट आर द कंडीशंस। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि बेड रिडन कंप्लीट बेड रिडन पेशेंट हैं तो हम उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में गाइड ही पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करते हैं ताकि उसकी सर्कुलेशन असिस्ट हो। लेकिन उन्होंने कहा इतनी अच्छी तरीके से आप असिस्ट नहीं कर सकते जितना आपके पास एक्टिव आरएम करवाती है। ठीक है, जिसमें मसल की वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है, आप खुद करवा रहे होते हो, जब पेशेंट को परफॉर्म करेगा कोई मूवमेंट तो वो उसके मसल की कॉन्ट्रैक्शन बहुत इटसेल्फ हो रही है ना, वॉलंटरी हो रही है, इनवॉलंटरी नहीं है। विद दैट मसल की कॉन्ट्रैक्शन पैसिव मोशन में नहीं हो रही होती। ठीक है, कि आपने बात याद रखनी है, वहाँ पे आप रेंजेस ज़रूर इम्प्रूव करा रहे हो पर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा पर बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा था उस तरह से जिस तरह से उसकी नॉर्मल मूवमेंट की वजह से होना चाहिए। मतलब अगर आप फ्लेक्शन 180 डिग्री पैसिवली अचीव करवा रहे हो और एक पेशेंट को तो अचीव कर रहा है तो उन दोनों में मसल की कॉन्ट्रैक्शन बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, ओके, विद दैट लिमिटेशन जो एक्टिव आरओएन की वो यही है कि स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी
तब भी वो मेंटेन या इंक्रीज नहीं कर सकते स्ट्रेंथ को। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया कि हमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज चाहिए होती हैं स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस को इंक्रीज करवाने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये कोई स्किल या कोऑर्डिनेशन को डेवलप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट यहाँ पे अब एक एक्सेप्शन है मेजरली, वो ये कि मूवमेंट पैटर्न, ठीक है। तो मूवमेंट पैटर्न फॉर इंस्टेंस कि किसी ने खाना खाना है, ठीक है, और वो आप पैटर्न उसको सिखा रहे हो, तो उस केस में ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अगर आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ऐड करवा के सिखा रहे हो तो आप स्किल और कोऑर्डिनेशन पे इफेक्ट डाल रहे हो। अदरवाइज आप प्रॉपरली ये नहीं कह सकते कि आराम एक्सरसाइजेस जो है चाहे वो एक्टिव ही क्यों ना हो, वो आपके पास कोई स्किल या कोऑर्डिनेशन का काम कर सकते हैं, ठीक है। सो रीजनली आपके पास लिमिटेशन आराम एक्सरसाइजेस की यही बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होती है आराम एक्सरसाइज, आप ये बात हमेशा याद रखना। और मतलब हर पेशेंट पे आप करवा सकते हो, ठीक है। आप जितना हो सकता है आराम एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग में जितनी अर्ली स्टेजेस पे स्टार्ट करवा दो उतना अच्छा होता है, हीलिंग प्रोसेस और हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करवाती है कंडीशन को, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ गई प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू आरएम एक्सरसाइजेस, ठीक है। मेजरली प्रिकॉशन या कॉन्ट्रा इंडिकेशन की जब बात आती है ना, तो हमारे पास मेजर कुछ चीज़ें आती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दूँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आपने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनमें आपको कोई ना कोई मूवमेंट या कोई ना कोई चीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेट करवानी पड़ती है, ठीक है। और उस केस में बात की जा रही है, ठीक है, कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन कैसे है और क्यों परफॉर्म करवाई जा रही है इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन, या क्यों कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इस कंडीशन में। सो बोथ आर ओ एम, ठीक है, चाहे वो पैसिव है चाहे वो एक्टिव है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है अगर तो वो डिस्टर्ब करे आपकी हीलिंग के प्रोसेस को, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, अगर कोई भी नॉर्मल हीलिंग के प्रोसेस को भी डिस्टर्ब कर रही है तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने मूवमेंट कम्प्लीटली बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, ठीक है। आपने पेशेंट की मूवमेंट वहाँ पे नहीं करानी, वेदर आप पैसिव करवा रहे हो या एक्टिव करवा रहे हो, ठीक है। फिर आपके पास क्या होता है कि अगर आप समटाइम्स अगर कोई थेरेपिस्ट गलत मोशन परफॉर्म करता है या इटसेल्फ पेशेंट गलत मोशन परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे आपके पास क्या आता है कि साइंस आते हैं एक्सेसिव इनकरेक्ट मोशन परफॉर्म करने के, ठीक है। और वो साइंस ये होते हैं कि पेन आपकी इंक्रीज हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आने लग जाएगी, स्वेलिंग होने लग जाती है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, रेडनेस, जो आपकी इन्फ्लेमेशन के साइंस है ना सारे, ठीक है, या स्वेलिंग के इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के जो साइंस होते हैं वो सारे आपके पास आने लग जाते हैं, ठीक है। चाहे वो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, इंक्रीज टेम्परेचर है या रेडनेस है, ठीक है, ये सारे साइंस आपके आने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें कहा कि अगर आप बहुत टाइम के लिए मोबिलाइज करते हो, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, कि अगर आप इमोबिलाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो वो भी तो ख़राब है ना चीज़, ठीक है, वो भी आप गलत कर रहे हो, कंप्लीट इमोबिलिटी नहीं कर सकते आप पेशेंट को, ठीक है। तो क्योंकि इसकी वजह से लीजन्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं, सर्कुलेशन स्लगिश हो जाती है, रिकवरी जो होता है उसका प्रोसेस बहुत प्रोलॉन्ग चलता है, मतलब प्रोग्नोसिस आप ख़राब कर देते हो। अगर किसी का प्रोग्नोसिस 1-2 वीक्स का था, उसका 1 मंथ 2 मंथ्स की तरफ चला जाता है, इस हद तक आप डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हो, ठीक है। सो मेजरली ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अर्ली या कंट्रोल मोशन की हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होता है, लाइक काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होती है। अर्ली बेनिफिट्स ये होते हैं ना, देखो ऐसे आरओएम करवाने के अर्ली बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, ये बात आपने याद रखनी है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये पेन फ्री रेंज होती है ना, तो इसके बेनिफिट्स हीलिंग में भी आते हैं और रिकवरी प्रोसेस में भी आते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ के, जॉइंट के लीजन्स के, सॉफ्ट टिश्यूज़ के रिकवरी प्रोसेस में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आती है आपके पास, हीलिंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। पेन फ्री रेंज है, ज़ाहिर सी बात है, तो आपके पास हीलिंग का काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेगा, उसमें बेनिफिट आता है। विद दैट आपकी जॉइंट की कोई लीजन्स हैं या सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिकवरी चाहिए तो उस केस में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कराता है। फिर आपके पास कंट्रोल मोशन जो होता है ना, ठीक है, क्योंकि एक तो ये कंट्रोल मोशन है ना, आपके पास पैसिव आरओएम, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जायज़ वजह कंट्रोल मोशन होता है तो ये पेन को भी डिक्रीज़ करेगा, रिकवरी को एक्सेलरेट कर रहा है। मेजरली ना एक ऐसे केसेस में हो सकता है
किसी को टेयर हुआ है, मसल टेयर हुआ है, ठीक है, एक्यूट है, ठीक है, उस केसेस में पैसिव आरओएम काफ़ी हद तक इफेक्टिव होता है। फ्रैक्चर के केसेस में, सर्जरी के केसेस में, जहाँ पे आपने पेशेंट की टॉलरेंस मॉनिटर करते रहना होता है कि लाइक हाँ इतनी टॉलरेंस है तो इतनी अचीवमेंट आएगी, ठीक है। मेजरली आप पेशेंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हो, ठीक है। तो ये मेजर आपके पास बात आ रही होती है कि किस तरीके से आपने परफॉर्म करवानी है और कैसे कैसे परफॉर्म करवानी है। विद दैट थेरेपिस्ट इटसेल्फ काफ़ी हद तक देख सकता है कि लाइक कितने अच्छे से परफॉर्म करवानी है। और यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है, कंट्रोल मोशन की बात ही यही है, या कंट्रोल पैसिव आरएम अगर आपने करवानी है तो उसमें आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा आपने पेशेंट की टॉलरेंस से आगे नहीं जाना, ये लाइक पोटेंशियल अब्यूज़ नहीं करना, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना होता है। ये सारी मेजर चीज़ होती है जो आपने हमेशा देखनी है, ठीक है। कंट्रोल मोशन को रिकॉग्नाइज करना है, उसकी वैल्यू चेक करनी है पहले कि हमारे पास कितना पेशेंट बेयर कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने मूवमेंट परफॉर्म करनी है। पेशेंट की रेंज, उसके स्पीड, उसकी टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ही हमारे पास, खास तौर पे जब एक्यूट किसी केस का एक्यूट स्टेज है तो उस केस में आपने ज़रूर ऐसे परफॉर्म करवाना है, ठीक है। फिर आपने कोई भी एडिशनल ट्रॉमा नहीं कॉज करना। ऑलरेडी अगर पेशेंट किसी कंडीशन से गुजर रहा है तो आप ट्रॉमेटाइज कर सकते हो, ठीक है, आप ट्रॉमा कॉज कर सकते हो, आप इंजरी कॉज कर सकते हो। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। आप जितना हो सकता है आपने एक सेफ जोन के अंदर काम करना है, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने पेशेंट की कंडीशन हमेशा सेफ जोन के अंदर रख के काम करना है। विद दैट हमारे पास पोस्ट कार्डियक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर भी आप काफ़ी हद तक देख सकते हो कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट लानी है। पोस्ट कार्डियक पेशेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव आरओएम आप अपर एक्सट्रीमिटीज़ की करा सकते हो, लेकिन ये भी अवॉइड की जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आप करवा सकते हो, नो डाउट। आप मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केस हो या कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई हो या आप परक्यूटेनियस ट्रांसलमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हो, ठीक है, इन सब केस में आप करवा सकते हो, नो डाउट, ठीक है। पर स्टिल आपने इन चीज़ों को देखना है कि आपको किस तरीके से पेशेंट टॉलरेट कर सकता है कि नहीं, एक्टिव की तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं, एक्टिव असिस्टेड की तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं। मेजरली लोग परफॉर्म कर देते हैं, पर आपने पेशेंट की साइंस बहुत ज़्यादा केयरफुल मॉनिटरिंग के साथ चलना है, ठीक है। पेशेंट की सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली मॉनिटर करना है, इसकी एक्सर्शन देखनी है, ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है। कोई चीज़ जो पेशेंट के वाइटल सारे साइंस हैं जो उसकी, और अगर तो वहाँ पे कार्डियक मॉनिटरिंग हो रही है दैट इज़ गुड। आप उसी मॉनिटर के थ्रू सारी चीज़ें, वाइटल्स, हर चीज़ मैयर कर सकते हो। विद दैट अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आप वो भी सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि उसको कुछ भी, कोई भी ऐसी वेंटिलेटर मशीन लगी हुई है, ठीक है, सिंपल सी टर्म्स में अगर आपको बताऊँ, कॉम्प्लेक्स करके नहीं कहती कि आपके पास कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें, ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी पेशेंट की इमीडिएट स्टेनोटमी हुई हुई है, ठीक है, पेशेंट की कैबेज का प्रोसीजर हुआ हुआ है, तो उस केस में आप पेशेंट की प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर नहीं करोगे तो उसके सिम्टम्स वर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। आपकी एक्टिव आरओएम परफॉर्म कराना इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उसको उसकी हार्ट को रिकवर करना इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसकी पहली प्रायोरिटी उसका हार्ट है, देन आप आरएम एक्सरसाइजेस की तरफ जाते हो, या आप कह सकते हो कि हाँ ये इफेक्टिव है, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इससे आपने पेशेंट के हार्ट को कोई इशू क्रिएट नहीं करने देना, ठीक है, क्योंकि सर्कुलेशन की बात हो रही है। तो आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुली, क्योंकि मैंने खुद सीसीयू में बहुत काम किया, आईसीयू सीसीयू में, तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा है कि लाइक आप किस तरीके से इस चीज़ को आगे इफेक्टिवली परफॉर्म करवा सकते हो, कितनी लिमिटेशंस के साथ। हर पेशेंट को आप एक्टिव आरओएम नहीं करवाते, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग का फेज़ है और पेशेंट को 3-4 डेज़ है, स्टार्टिंग के बिल्कुल पोस्ट ऑपरेटिव डेज़ है,
तो आपने एक्टिव एक्टिव आरएम एक्सरसाइजेस नहीं करवानी, आपने पैसिव आरएम एक्सरसाइजेस की तरफ जाना है। वो भी अगर आप पेशेंट को देखते हो उसके वाइटल स्टेबल हैं। अगर उसके वाइटल स्टेबल नहीं है तब तक आपने उसकी लिम्स को टारगेट नहीं करना। हाँ, आप लोअर एक्सट्रीमिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है एंकल पंपिंग वगैरह या आप थोड़ी सी मूवमेंट करवा सकते हो, अगर तो उन्होंने वहाँ से ग्राफ्टिंग नहीं की हुई, ठीक है। अगर ग्राफ्टिंग हुई हुई है तब भी आपने स्टिल थोड़ा सा आपने उस प्रोसीजर को अवॉइड करना है, क्योंकि सर्कुलेशन का ही यहाँ पे सारा काम है। तो सर्कुलेशन कहीं पे भी अफेक्ट होगी तो आपकी कंडीशन ख़राब करेगी पेशेंट की, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि सारे चीज़ें विद दैट अगर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट इस चीज़ को टॉलरेट कर लेता है तो आपने लिमिटेड वॉकिंग की तरफ पेशेंट को लेके जाना है, लेकिन ये बहुत केयरफुली लेके जाना है। वॉकिंग में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पेशेंट के ब्लड प्रेशर के ड्रॉप होने के, ठीक है। विद दैट आपके पास सारे वाइटल साइंस का फ्लक्चुएशन आती है वॉकिंग के टाइम, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, वो दैट ईसीजी की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तब आप जाके पेशेंट की आप मूवमेंट करवा सकते हो, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना इस चीज़ में अनकॉन्शियस होते हैं। एक्सरसाइजेस करवाएं पेशेंट, ठीक है, इट्स ओके, सारी चीज़ें की और केयरफुली कार्डियक मॉनिटर देखा ही नहीं कि उसकी कंडीशन कैसी थी और करवानी चाहिए थी या नहीं, ठीक है। आप ठीक है, नो डाउट पेशेंट को शायद ना हो, लेकिन मेजरली अगर किसी पेशेंट की भी लाइफ रिस्क पे आती है तो वो आपके हाथ से गई, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे अपने ट्रीटमेंट प्लान को गलत तरीके से बनाया था, ठीक है। सो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को जितना हो सकता है ना आप प्रॉपर ट्रीट करो, ठीक है। PROM लाइक पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज मेजर जॉइंट्स के लिए आप दो, ठीक है। लेकिन आराम एक्सरसाइजेज जो एक्टिव है ना फिर वो एंकल और फीट वगैरह के लिए दो, ताकि हमारे पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन और यही बात की मैंने अवॉइड करते हैं, डीवीडी के चांसेस को अवॉइड करना है, वेनस टेसिस को अवॉइड करना है, तो हमने मेजरली इसलिए करवाने थे। लेकिन आपने फिर स्टिल मैं आपको यही चीज़ कहूँगी, पेशेंट की कंडीशन को बहुत केयरफुली देखो, फुल कंप्लीट हिस्ट्री से लेके उसकी फाइल हर चीज़ आपने पहले डिस्कस करनी है। फिर आपने जाके आपने प्रॉपरली किसी चीज़ का टाइम प्लान बनाना है, ठीक है। सो केयरफुली मॉनिटरिंग के साथ अगर आप पेशेंट को करोगे ना, नो डाउट पेशेंट की रिकवरी अच्छी होगी। लेकिन आपने अगर केयरफुली मॉनिटर नहीं किया और पेशेंट की कंडीशन ठीक होने की बजाय ख़राब होती है, वर्स होती है, और ज़्यादा ख़राब करोगे आप, रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज कर दोगे उसकी बॉडी के, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस होता है जब कार्डिक रिलेटेड कोई भी इशू होता है, ठीक है। तो आपने इसको केयरफुली मॉनिटरिंग के साथ लेके जाना होता है। विद दैट आप जो हमारे पास इंडिविजुअलाइज एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी इनिशिएट करा सकते हैं, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करवाते जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, ये सारी चीज़ें थी। सो मेजरली आपके पास यही चीज़ें हैं कि प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हम एक बार टेबल से भी देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम आरएम एक्सरसाइजेस की बात करते हो तो शुड नॉट कम नहीं होनी चाहिए, या कब ये परफॉर्म करने से कोई इशू हो सकता है जब वो हीलिंग प्रोसेस को डिसरप्ट कर रही हैं, ठीक है। सो हम अर्ली फेजेस में इसीलिए पेन फ्री रेंज की तरफ जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है, और अगर हमें कोई भी इन्फ्लेमेशन का साइन शो होता है तो हम उसको बिल्कुल डिसरप्ट कर देते हैं, ठीक है। हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज नहीं करवाते। ये मेजर प्रिकॉशंस होती हैं कि कोई भी कंडीशन जो है अगर ख़राब हो रही है तो उसमें भी, फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो उसमें भी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज आप नहीं करवाओगे, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। आप पैसे आराम करवा सकते हो मेजर जॉइंट्स के लिए और एक्टिव जो है एंकल और फीट के लिए, लेकिन यहाँ पे भी आपने बहुत केयरफुली मॉनिटरिंग के साथ करवाना है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एक्टिव आरओएम अपर एक्सट्रीमिटीज़ की, पर स्टिल मैंने जैसे आपको गाइडेंस दिया आपने उसकी बेसिक्स पे लेके जाना है, हर चीज़ को अपने पहले मॉनिटर करना है। आपको लगता है कि ये पेशेंट एक्टिवली परफॉर्म कर सकता है, इन दैट केस आप कर सकते हो, वरना आप नहीं करोगे, ठीक है। सो आपने मेजरली ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने इस चीज़ को क्लियर आउट करके फिर आपने जाना है, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये कभी भी, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में करवा रहे हो तो एक्टिवली कभी भी स्टार्टिंग से बिल्कुल परफॉर्म नहीं करनी। पहले पैसिव देखो और अगर वो किसी सिम्टम्स को ख़राब नहीं करी तब जाके आपने एक्टिव की तरफ जाना है, ठीक है, ये एक्टिव असिस्टेड की तरफ जाना है। सो मेजरली ये सारी चीज़ थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ये आज थी लिमिटेशन, प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ रेंज ऑफ मोशन।